नमस्कार दोस्तों, कल अपन ने पहली यूनिट के चारों चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। दोस्तों आज हम सेकंड यूनिट का पहला चैप्टर पादप जल संबंध या अपने बुक का 5वां चैप्टर लेसन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 5 हमारा है पादप जल संबंध। पादप जल संबंध अर्थात पादपों का जल के साथ क्या संबंध है, पादप और जल किस प्रकार से कैसे संबंधित हैं। जो साथी नए जुड़े हैं वे हमारे YouTube चैनल बायो हब बाई वीरेंद्र सर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखो, जल की बात करें, जल ये सभी जीवित कोशिकाओं के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। सभी जीवित जो भी कोशिकाएं हैं उनका महत्वपूर्ण घटक है। अर्थात सभी जीवित कोशिकाओं में जल है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे जल को अर्थात क्या कहा गया है, असाधारण यौगिक भी कहा गया है। असाधारण यौगिक भी कहा है। इसकी अगर हम बात करें विशेषता, क्या क्या विशेषता होती है जल की। एक तो ध्रुवीय प्रकृति होती है इसकी। कैसी प्रकृति होती है? ध्रुवीय प्रकृति, यानी H+ और OH- के रूप में ये पाया जाता है। ये दोनों संयोग करके जल का निर्माण करते हैं। दूसरा, हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं इसमें कौन से आबंध पाए जाते हैं? हाइड्रोजन आबंध। अर्थात जल के परमाणुओं के मध्य कौन से आबंध पाए जाते हैं? हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं। तीसरा है, ये सार्वत्रिक विलायक है। सार्वत्रिक विलायक होता है। विलायक यानी घोलने वाला। लगभग सभी प्रकार के जो भी पदार्थ हैं लगभग सारे इसमें घुल जाते हैं। इसके अलावा इसकी उच्च विशिष्ट ऊष्मा पाई जाती है। उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है इसमें। उदासीन प्रकृति होती है। उदासीन प्रकृति कितने pH पे होती है इसकी उदासीन प्रकृति? जब इसका pH 7 हो। 7 से कम या ज्यादा का जो जल होता है वो उदासीन नहीं होता है, अभी वो अम्लीय या क्षारीय हो सकता है। इसके अलावा हम बात करें 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पे इसका उच्चतम घनत्व होता है। उच्चतम क्या होता है? घनत्व, यानी सर्वाधिक घनत्व। अगर आपसे पूछे जल का सर्वाधिक घनत्व कौन से कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पे होता है या किस तापमान पे होता है, तो आप कहोगे 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पे। और तापक्रम के सीमित परास में यह तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। कौन कौन सी? ठोस में, बर्फ अवस्था में, द्रव में, जल अवस्था में, और गैस के अंदर वाष्प अवस्था में। अर्थात तापक्रम के सीमित परास में ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। कौन किसकी बात कर रहे हैं अपन? जल की। जल क्या है? सभी जीवित कोशिकाओं के लिए महत्वपूर्ण घटक है। इसे असाधारण यौगिक भी कहा गया है। इसकी विशेषता क्या है? ध्रुवीय प्रकृति होती है। हाइड्रोजन आबंध इसमें पाए जाते हैं। सार्वत्रिक विलायक कहा गया है इसको। उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है इसमें। उदासीन प्रकृति का होता है।
4 डिग्री सेल्सियस तापमान पे इसका घनत्व उच्चतम होता है और तापक्रम के सीमित परास में ये तीनों अवस्थाओं में, तीनों कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अब हम बात करें जीव के शरीर की, यानी जीव के शरीर की, कोई भी जीव हो तो जीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है भाई? सबको पता है, कोशिका होती है। प्रत्येक सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका। और कोशिका की विभिन्न जैविक क्रियाएं उसके अंदर पाए जाने वाले जीव द्रव्य में होती हैं। कोशिका की अधिकांश जो क्रियाएं हैं वो, जो जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं, वो किस में संपन्न होती हैं? जीव द्रव्य में संपन्न होती हैं। सामान्यतः जीव द्रव्य में निम्न क्रियाएं होती हैं। देखो जीव द्रव्य में क्या क्या क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के बारे में हम अब पढ़ते हैं। अपना टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से, विसरण। हाँ भाई, पदार्थ के अणुओं का किसे कहेंगे अपन विसरण? पदार्थ के अणुओं का, पदार्थ के अणुओं का अपने उच्च सांद्रता क्षेत्र से, अपने उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर और होने वाली जो गति है, उसे ही हम क्या कहते हैं? गति को विसरण कहते हैं। अब मान लो इसको एक सिंपल से इसमें अपन देख, क्या कहेंगे हम? पदार्थ के अणुओं का अपने उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर गति करना ही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। अब विसरण की जो क्रिया है वो गैसों में भी, द्रवों में भी और ठोस, तीनों में होती है। यानी विसरण क्रिया गैस, द्रव एवं ठोस अणुओं के अंदर या उनके कणों या आयनों के अंदर पाई जाती है। विसरण क्रिया किसमें पाई जाती है? गैसीय अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है और ठोस अवस्था में भी पाए जाते हैं। यानी ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, इनके अणु, कण या आयन हैं, वो अपने अधिक सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। एक सिंपल सा दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे एक कमरा है, इस कमरे में हम एक जगह पे अगरबत्ती जला दें। जैसे ये अगरबत्ती अपन ने जला दी यहाँ पे, तो अगरबत्ती जला देते हैं या फिर इत्र छिड़क देते हैं, तो कुछ समय बाद में ये पूरे कमरे में इस इत्र की खुशबू फैल जाती है। अर्थात भाई जहाँ पे इत्र या अगरबत्ती हमने लगाई है वहाँ पे सांद्रता क्षेत्र अधिक हो जाता है और दूसरी जगह पे सांद्रता क्षेत्र कम है, तो ये सारे में वो फैल जाती है सुगंध। तो इसका मतलब ये गैसीय अवस्था में हुआ, ये द्रव अवस्था में हुआ। ऐसे ही ठोसों में भी एक प्रकार से विसरण की क्रिया पाई जाती है। हाँ भाई, लेकिन अब अपन ने क्या देखा भाई? विसरण की क्रिया तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, गैसों में भी, द्रवों में भी, ठोसों में भी। यानी ये इनके अणु हैं या आयन हैं, वो अपने अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर गति करते हैं। लेकिन प्रत्येक अवस्था के लिए विसरण की दर अलग अलग होती है। इनकी दर है वो तीनों अवस्थाओं के लिए डिफरेंट होती है, यानी अलग अलग विसरण दर होती है। ध्यान रखना भाई, विसरण दर है वो अलग अलग होगी। ये नहीं है कि सबकी विसरण दर समान होगी। विसरण की दर है वो अलग अलग होती है। यानी एक ही तंत्र में उपस्थित 2 या
अधिक पदार्थों के विसरण की दिशा व गति एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती। यानी एक ही तंत्र के अंदर उपस्थित, जैसे एक ही तंत्र है अपना, इसमें उपस्थित दो या अधिक पदार्थों के विसरण की दिशा, जैसे यहाँ पे अपन ने अगरबत्ती जला दी, यहाँ पे अपन ने इत्र छिड़क दिया, तो इनके विसरण की दर है वो, या उनकी जो दिशा है या गति है, वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करती और स्वतंत्र रूप से होती है। अब एक जैसे अपन एग्जाम्पल ले रहे थे, चीनी के सांद्र विलयन को शुद्ध जल के संपर्क में रखें। ये चीनी का विलयन है अर्थात चाशनी है, इसको शुद्ध जल के संपर्क में हमने रखा तो चीनी के अणु अर्थात शर्करा के अणु जल की ओर गति करेंगे। किधर गति करेंगे? जल की ओर गति करेंगे। वह जल के अणु चीनी के विलयन की ओर गति करेंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई यहाँ पे भाई जल के अणु इधर गति करेंगे और चाशनी के अणु इधर गति करेंगे, दोनों तरह से। हम पढ़ते हैं विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। विसरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? इसका पहला पॉइंट आता है तापमान। विसरण को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला पॉइंट क्या है? तापमान। तापमान बढ़ाने से अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिसके कारण विसरण की दर भी बढ़ जाती है। विसरण की दर भी क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो विसरण दर भी बढ़ जाती है। विसरण की दर भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। दूसरा बिंदु हम लें, विसरित होने वाले पदार्थ का घनत्व। विसरित होने वाले पदार्थ का घनत्व। विसरित होने वाले पदार्थ का घनत्व यानी किसी पदार्थ के विसरण की जो दर है उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है विसरण की दर? एक फॉर्मूले के टाइप में लिखते हैं हम, विसरण की दर इज इक्वल टू 1/√ पदार्थ का घनत्व। पदार्थ का घनत्व यानी किसी पदार्थ के विसरण की जो दर है उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये घनत्व हो गया, इसका वर्गमूल हो गया और इसके व्युत्क्रमानुपाती ये होती है। इसको अपन R बराबर 1/√D से भी लिखते हैं। R बराबर 1/√D। तीसरा पॉइंट आता है विसरण दाब की प्रवणता। विसरण दाब की प्रवणता यानी समझना इसको कि अणु सदैव अधिक विसरण दाब क्षेत्र से कम विसरण दाब क्षेत्र की ओर गति करते हैं, अर्थात अधिक सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर अणुओं की गति होती है। यानी विसरण दाब जिधर अधिक होगा उससे कम विसरण दाब की ओर, अधिक विसरण दाब से कम विसरण दाब की ओर अणुओं की गति होती है। यानी अणु किधर गति करेंगे? अपने अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर गति करते हैं। हाँ भाई, दोबारा देख लेते हैं। विसरण पदार्थ के अणुओं का अपने उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर गति करना ही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। विसरण है वो तीनों अवस्थाओं में होता है, यानी गैसों में भी, ध्रुवों में भी और ठोसों में भी। लेकिन विसरण की दर इन तीनों अवस्थाओं में अलग अलग होती है, यानी तीनों अवस्थाओं की विसरण दर अलग अलग आती है। और
विसरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? एक तो तापमान है, यानी तापमान बढ़ाने से विसरण की दर भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। दूसरा, विसरित होने वाले पदार्थ का घनत्व, यानी जितना अधिक घनत्व होगा पदार्थ जितना अधिक घनत्व होगा, यानी विसरण की जो दर है वो पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जितना ज्यादा घनत्व होगा पदार्थ उतना ही अधिक विसरित होता है। अब अगला पॉइंट अपन लेते हैं, विसरण का जो है पौधों में क्या महत्व है, यानी पौधों में विसरण का महत्व है, यानी पादपों में क्या महत्व है विसरण का। तो देखो, वायुमंडल एवं पादपों के मध्य गैसों का आदान प्रदान है, वो किसके कारण होता है? विसरण के कारण। यानी O2 व CO2 का जो आदान प्रदान है, यानी ये पेड़ पौधे हैं और ये वायुमंडल है, तो ये वायुमंडल है, तो वायुमंडल से पेड़ पौधों में और पेड़ पौधों से वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान है। O2 और CO2 का जो आदान प्रदान है पेड़ पौधों से और वायुमंडल में गैसों का जो आदान प्रदान है वो किसके कारण होता है? विसरण के कारण होता है। दूसरा हम बिंदु लें कि भाई वायुमंडल में जल वाष्प का जो विसर्जन होता है, पेड़ पौधों से जो वाष्प निकलती है, तो वो जल वाष्प का विसर्जन होता है, पत्तियों से पानी वाष्पित होता है, वो किसके कारण होता है? विसरण द्वारा होता है। यानी जल वाष्प का विसर्जन, जल वाष्प का विसर्जन किसके कारण होता है भाई? विसरण के कारण। तीसरा बिंदु हो जाएगा हमारा कि मृदा से खनिज पदार्थों का, मृदा से खनिजों का निष्क्रिय अवशोषण, निष्क्रिय अवशोषण किसके कारण होता है? विसरण के कारण। हाँ भाई देखो, पदार्थ मृदा से जो खनिज पदार्थ हैं वो दो प्रकार से विसरित होते हैं, एक सक्रिय अवशोषण के द्वारा और एक निष्क्रिय अवशोषण के द्वारा। सक्रिय अवशोषण में तो ऊर्जा खर्च होती है, सक्रिय अवशोषण में तो क्या खर्च होती है? ऊर्जा, यानी पेड़ पौधे ऊर्जा खर्च करके मृदा से पोषक पदार्थों का अवशोषण करते हैं। और यहाँ निष्क्रिय अवशोषण में किसी प्रकार की कोई ऊर्जा खर्च नहीं की जाती, मृदा से जो खनिज पदार्थ हैं वो स्वतः अर्थात विसरण क्रिया द्वारा, अर्थात अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर, अधिक सांद्रता कहाँ है? मृदा में, और कम सांद्रता जड़ों में, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर वो विसरित हो जाते हैं। ये पौधों में विसरण का महत्व है। दूसरा बिंदु हमारा आता है परासरण। परासरण, हाँ भाई, किसे कहेंगे परासरण? यानी किसी पदार्थ का कोशिका में प्रवेश या निष्कासन कोशिका झिल्ली के विशेष गुण पर निर्भर करता है। यानी ये कोशिका है, इसके अंदर पदार्थ कैसे आएगा या किस प्रकार से बाहर जाएगा, यानी कोई पदार्थ है कोशिका में किस प्रकार से प्रवेशित करेगा या निष्कासित होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? कोशिका झिल्ली के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई? कोशिका झिल्ली के ऊपर। यानी ये कोशिका झिल्ली कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोशिका झिल्ली के इस गुण को, इस विशेष गुण को ही हम क्या कहते हैं? पारगम्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? पारगम्यता। यानी कोशिका के अंदर पदार्थों का जो आवागमन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? कोशिका झिल्ली के ऊपर डिपेंड करता है। और कोशिका झिल्ली के इस गुण को क्या कहा जाता है? पारगम्यता कहा जाता है। अब पारगम्यता के आधार पर कोशिका झिल्ली 4 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की। नंबर 1 तो होता है पारगम्य। क्या होता है? पारगम्य, यानी कोशिका की वह परत जो विलेय एवं विलायक दोनों के अणुओं को, विलेय एवं विलायक दोनों के अणुओं को
आर पार आने जाने देती है उसे हम क्या कहते हैं? पारगम्य झिल्ली कहते हैं। यानी इसमें विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक दोनों का आवागमन होता है, आवागमन होता है। अब ये विलेय और विलायक क्या है? एक सिंपल से उदाहरण के तौर पे समझ लो, जैसे चीनी प्लस पानी, अपन ने घोल बना दिया, इसका विलयन बना दिया, तो चीनी यहाँ पे क्या है? विलेय होता है, और पानी क्या होता है? विलायक होता है। यानी विलेय वह होता है जो घुलता है, और विलायक वो होता है जो घोलता है। यानी घुलने वाला विलेय और घोलने वाला विलायक, और जब दोनों घुल जाते हैं तो क्या बन जाता है? विलयन बन जाता है। तो ऐसे अपन इस उदाहरण के तौर पे ले, जैसे चीनी और पानी दोनों के अणुओं को आने जाने दे, वो पारगम्य, वो कैसी है? पारगम्य। और पारगम्य का एग्जाम्पल है इसका कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है भाई? पारगम्य होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है? पारगम्य होती है। अब दूसरा गुण आता है विभेदात्मक या चयनात्मक पारगम्य। विभेदात्मक या चयनात्मक पारगम्य। अब इसका मतलब समझना भाई, विभेदात्मक या चयनात्मक, विभेद करके, यानी ये जो झिल्ली होती है वो विभेद करती है, अंतर करती है। विभेद करती है अर्थात उसमें अंतर करती है और उसके बाद आने जाने देती है। चयनात्मक का मतलब होता है चयन करके पदार्थ का आवागमन, यानी पदार्थ का चयन करके उसका आवागमन। अब इसकी जैसे परिभाषा के रूप में ले तो क्या लिखेंगे? वे झिल्ली जो विलायक, किसको? विलायक के अणुओं, विलायक के अणुओं के लिए पारगम्य, व विलेय के अणुओं, विलेय के अणुओं के लिए अपेक्षाकृत कम पारगम्य, अपेक्षाकृत कम पारगम्य हो, उसे हम क्या कहते हैं? विभेदात्मक या चयनात्मक पारगम्य कहते हैं। यानी पारगम्य झिल्ली तो वो होगी जो विलेय और विलायक दोनों को आने जाने देगी। विभेदात्मक या चयनात्मक पारगम्य वो होगी जो विलायक के अणुओं के लिए तो अधिक पारगम्य, विलायक के अणुओं के लिए तो यानी पूर्णतया क्या है? पारगम्य, या इसको अपन अधिक पारगम्य बोल सकते हैं। विलायक के अणुओं के लिए तो अधिक पारगम्य, विलेय के अणुओं के लिए अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है। इसे हम चयनात्मक या विभेदात्मक पारगम्य कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जिसको अपन प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट इसके एग्जाम्पल हो गए। कोशिका झिल्ली और टोनोप्लास्ट क्या है? हाँ भाई, विभेदात्मक या चयनात्मक पारगम्य है। दो हो गए। तीसरा अपन ले, तीसरा क्या हो जाएगा? अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य। अब अर्ध पारगम्य क्या होती हैं? यानी कुछ एक परिस्थितियों में जो कोशिका झिल्ली है या कुछ परिस्थितियों के अंदर झिल्लियां विलायक के लिए, कुछ परिस्थितियों में, यानी कुछ परिस्थितियों में झिल्लियां विलायक के लिए तो क्या हो गई? विलायक के लिए तो
पारगम्य तथा विलेय के लिए अपारगम्य होती हैं ऐसी झिल्ली को, अपारगम्य होती हैं ऐसी झिल्ली को हम क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य कहते हैं। इसका भी एग्जाम्पल वही कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, यानी कुछ परिस्थितियों में झिल्लियां विलायक के लिए तो पारगम्य और विलेय के लिए अपारगम्य हो जाती हैं। ऐसी झिल्लियों को हम अर्धपारगम्य कहते हैं। ये कोशिका झिल्ली विभेदात्मक या चयनात्मक पारगम्य के रूप में भी होती है, अर्धपारगम्य। अपन जब कोशिका झिल्ली की विशेषता लिखते हैं तो वहां यही लिखते हैं कि कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य चयनात्मक होती है। तो अर्धपारगम्य का मतलब कुछ एक परिस्थितियों में तो विलायक के लिए पारगम्य और विलेय के लिए अपारगम्य, और चयनात्मक का मतलब है विलायक के अणुओं के लिए तो अधिक पारगम्य और विलेय के अणुओं के लिए अपेक्षाकृत कम पारगम्य हो, उसे हम क्या कहते हैं? विभेदात्मक या चयनात्मक पारगम्य कहते हैं। अब इसका चौथा पॉइंट आ जाएगा हमारा अपारगम्य। झिल्ली के गुण का चौथा पॉइंट अपारगम्य। अपारगम्य का मतलब विलेय प्लस विलायक दोनों के लिए अपारगम्य या दोनों को आने जाने नहीं देती, क्या कहलाती हैं? अपारगम्य। यानी वे परतें जो विलायक और विलेय दोनों के कणों को आने जाने नहीं दें, उन्हें क्या कहा जाता है? अपारगम्य कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाता है क्यूटिकल यानी उपत्वचा। उपत्वचा कैसी होती है? अपारगम्य होती है। और कोर्क होता है जिसको अपन काग या एधा बोलते हैं, वो भी कैसा होता है? अपारगम्य होता है, अपारगम्य होता है। तो पौधों में विसरण का महत्व पढ़ रहे थे कि भाई O2 और CO2 अर्थात गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। जल का विसर्जन, जो जल वाष्प का विसर्जन होता है वो विसरण के द्वारा होता है पौधों से। और मृदा से खनिज पदार्थों का निष्क्रिय अवशोषण किसके द्वारा होता है? विसरण से होता है। पारगम्यता की अपन बात कर रहे थे, बात आई झिल्ली की। तो झिल्ली की एक जो गुण होता है जो विलेय और विलायक को आने जाने के ऊपर डिपेंड करता है, उस गुण को पारगम्यता कहते हैं। पारगम्यता के आधार पे झिल्लियां 4 प्रकार की हैं। पहला पारगम्य, विलेय और विलायक दोनों को आने जाने दे, वो पारगम्य। एग्जाम्पल कोशिका भित्ति। विभेदात्मक या चयनात्मक पारगम्य का मतलब विलायक के अणुओं के लिए तो अधिक पारगम्य, विलेय के अणुओं के लिए अपेक्षाकृत कम पारगम्य हो, उसे विभेदात्मक या चयनात्मक पारगम्य कहते हैं। इसका एग्जाम्पल कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली, टोनोप्लास्ट इसके एग्जाम्पल हो गए। तीसरा है अर्धपारगम्य, यानी कुछ परिस्थितियों में झिल्लियां विलायक के लिए तो पारगम्य होती हैं और विलेय के लिए अपारगम्य होती हैं। ऐसों को अपन क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य। फिर अपारगम्य यानी विलेय और विलायक दोनों के अणुओं के लिए झिल्ली है क्या हो? अपारगम्य हो या आने जाने ना दे, उसे हम क्या कहते हैं? ऐसी झिल्ली को अपारगम्य कहते हैं। जैसे क्यूटिकल और कोर्क क्या होते हैं? अपारगम्य के उदाहरण हैं। अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं परासरण। परासरण, हाँ भाई, ओस्मोसिस, परासरण। देखो, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, किसके द्वारा? अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा क्या हो? विलायक के अणुओं का विसरण अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा
विलायक के अणुओं का जो विसरण होता है, विसरण क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। परासरण कहलाता है। अर्थात परासरण में विलायक यानी जल के अणु अपने अधिक सांद्रता क्षेत्र से, यानी परासरण के अंदर जो जल के अणु हैं, अणु अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर गमन करते हैं, या जल के अणु अपने अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से विसरित होते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? परासरण। इसे अपन एक थिसिल कीप विधि द्वारा समझ सकते हैं। इस विधि में एक उल्टे थिसिल कीप को शर्करा का घोल भरकर, यानी एक उल्टे थिसिल कीप के अंदर शर्करा का घोल भर करके कीप के मुंह को चर्म पत्र से बांध दिया जाता है। थिसिल कीप लेंगे, उसको उल्टा भरेंगे और उल्टा भर करके शर्करा का घोल भर करके और उसके ऊपर चर्म पत्र से बांध दिया जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे ये कीप लिया अपन ने, इसको उल्टा रखना है। जैसे ये कीप ले लिया, इसको अपन ने, और यहाँ पे इसके मुंह पे चर्म पत्र बांध दिया, चर्म पत्र बांध दिया, और इसमें क्या भर दिया? शर्करा का घोल भर दिया। अब इसे अपन क्या करते हैं? जल से भरे बीकर में रख देते हैं। एक बीकर लेंगे, उसके अंदर इसको रख दिया जाता है। अब ये जो चर्म पत्र है, ये किसकी तरह व्यवहार करता है? अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह ये व्यवहार करता है। यानी चर्म पत्र किसकी तरह व्यवहार करेगा? अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह व्यवहार करता है। अब थिसिल कीप में शर्करा का जो स्तर है वो अंकित कर लिया जाता है। मान लो अपन ने यहां तक भरा है शर्करा, और कुछ समय के बाद अब अपन इसका अवलोकन करेंगे तो जल के अणु इस अर्ध पारगम्य झिल्ली से किधर चले जाएंगे? थिसिल कीप में चले जाएंगे। तो क्या होगा? शर्करा का स्तर, ये जो स्तर है ये बढ़ जाएगा। शर्करा का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। शर्करा का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। इससे सिद्ध क्या हुआ भाई? जल के अणु चर्म पत्र से, इस चमड़े के या एक लेयर है चर्म पत्र, उस जो अर्धपारगम्य की तरह व्यवहार कर रही है, उससे होकर के शर्करा के घोल में चले जाते हैं। अर्थात जल के अणु शर्करा के घोल में चले जाने से या विसरित हो जाने से शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। इसको छोटे से, वैसे सिंपल से एग्जाम्पल के रूप में लें, जैसे अपने पास किशमिश होती हैं, किशमिश होती हैं, और किशमिश के अंदर क्या है? शर्करा ही होती है। अब किशमिश को पानी में डालते हैं तो किशमिश फूल जाती है। इसका मतलब किशमिश के अंदर क्या हो गया? अंतः परासरण हो गया। किशमिश के अंदर क्या हुआ? अंत। किशमिश की जो लेयर है वो अर्धपारगम्य की तरह व्यवहार कर रही है, और किशमिश में अंतः परासरण के कारण किशमिश फूल जाती है। किशमिश क्या हो जाती है भाई? फूल जाती है। अब ये परासरण कितने प्रकार का है? परासरण 2 प्रकार का है। परासरण 2 प्रकार का है। कितने प्रकार का है भाई? 2 प्रकार का। अभी अपन पढ़ रहे थे जैसे अंतः परासरण, एक तो क्या हो जाएगा? अंतः परासरण, और दूसरा क्या हो जाएगा? बही परासरण। बही परासरण, अंतः परासरण और बही परासरण। देखो भाई, अब देखो अपन एक विलयन की बात करते हैं। विलयन की बात कर रहे हैं, एक बार विलयन को समझते हैं। विलयन 3 प्रकार का होता है। एक तो अल्प परासरी, अल्प परासरी, दूसरा होता है समपरासरी, और तीसरा होता है
अति पराशरी। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। तो अल्प पराशरी कैसा होता है, जिसमें विलेय तो विलेय कम और विलायक क्या होता है, अधिक। विलायक क्या होता है, अधिक होता है। वो तो क्या होता है, अल्प पराशरी। ये समान होते हैं, ये क्या होते हैं, समान होते हैं। और अति पराशरी का मतलब होता है विलेय अधिक और विलायक कम। जैसे इसको अपन समझ सकते हैं, 10 ग्राम चीनी को आपने क्या किया, 1000 ml जल में घोल दिया, तो कैसा हो गया ये, अल्प पराशरी। समपराशरी बराबर मात्रा में ले लें। और अति पराशरी का मतलब, जैसे अपन चाशनी बनाते हैं तो चीनी अधिक, जैसे 1 kg चीनी है और उसमें अपन ने 100 ml जल डाला और उसको गर्म कर दिया, तो चीनी उसमें घुल जाती है, चाशनी बन जाती है, तो वो क्या हो गया, अति पराशरी हो गया। तो विलयन कितने प्रकार का अपन ने पढ़ा है, 3 प्रकार का, अल्पराशरी, समपराशरी और अति पराशरी। अब देखो, अब कोशिका के संदर्भ में कैसे पढ़ें इसको, अल्पराशरी, समपराशरी और अति पराशरी को। यानी अल्प पराशरी विलयन वो होता है, यानी ऐसा घोल जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम। ऐसा घोल जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम हो। अब मैं इसको उठा रहा हूं, एक बार देखना। अंतः परासरण, यानी जब कोशिका को अल्प पराशरी, जब कोशिका को अल्प पराशरी विलयन या हाइपोटोनिक विलयन में रखा जाता है, तो जल के अणु अल्प पराशरी घोल से कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अंतः परासरण कहते हैं। अल्प पराशरी घोल में रखते हैं तो जल के अणु घोल से कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं और कोशिका क्या हो जाती है, फूल जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, अंतः परासरण कहते हैं। जैसे किशमिश को अपन ने जल में रखा तो किशमिश क्या हो गई, फूल गई। इसे हम क्या कह रहे हैं, अंतः परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतः परासरण कहते हैं। यानी ध्यान रखना भाई, अंतः परासरण के कारण कोशिका क्या होगी, फूलेगी। अब यहाँ पे ये जो अल्प पराशरी है, इस कोशिका के संदर्भ में इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो क्या कहेंगे, अल्प पराशरी के लिए परिभाषा हमारी क्या हो जाएगी कि ऐसा घोल जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम हो। ऐसा घोल जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम हो क्या कहलाएगा, अल्प पराशरी या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। ध्यान रखना, जब कोशिका को अल्प पराशरी या हाइपोटोनिक विलयन में रखते हैं
तो हाइपोटोनिक विलयन से जल के अणु कोशिका के अंदर या कोशिका झिल्ली को पार करते हुए कोशिका में प्रविष्ट हो जाते हैं, जिससे कोशिका क्या हो जाती है, फूल जाती है। जिससे कोशिका क्या हो जाती है भाई, फूल जाती है या स्फीत हो जाती है। फूलने को अपन साइंस के रूप में क्या बोलेंगे, स्फीत हो जाती है। कोशिका क्या हो जाती है, स्फीत हो जाती है। इसे ही हम अंतःपरासरण कहते हैं। अब दूसरा आता है बहिःपरासरण। बहिःपरासरण जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी जब कोशिका को क्या करें, अल्प की जगह अतिपरासी, कोशिका को हाइपरटोनिक अति परासरी घोल में रखते हैं तो जल के अणु कोशिका से बाहर निकल जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है, इसे बहिःपरासरण कहते हैं। यानी जब कोशिका को अति परासरी घोल में रखते हैं तो जल के अणु कोशिका से बाहर निकल जाते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, बहिःपरासरण कहते हैं। अब अति परासरी के लिए कोशिका के संदर्भ में परिभाषा क्या हो जाएगी, अति परासरी के लिए परिभाषा क्या होगी भाई, ऐसा घोल जिसकी सांद्रता क्या हो, कोशिका रस की सांद्रता से अधिक हो क्या कहलाएगा, अति परासरी या हाइपरटोनिक विलयन कहलाता है। और बहिःपरासरण के कारण क्या होगा, बहिःपरासरण के कारण कोशिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, या साइंस की भाषा में इसको सलथ यानी सिकुड़ जाती। ध्यान देना, जब कोशिका को अति परासरी घोल में रखते हैं तो जल के अणु कोशिका से बाहर निकल जाते हैं। जल के अणु कोशिका से बाहर यानी घोल के अंदर आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं, घोल के अंदर आ जाते हैं। जैसे कोशिका है, इस कोशिका से जल के अणु बाहर निकल जाएंगे तो पानी के अणु बाहर निकलने से कोशिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी या सलथ हो जाती है। क्या हो जाती है, सलथ हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, बहिःपरासरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, बहिःपरासरण कहते हैं। अब परासरण का महत्व देखते हैं अपन। परासरण का महत्व, हाँ भाई, यानी पौधों में परासरण के क्या क्या महत्व है। एक तो मूल रोमों से जल का जो अवशोषण होता है, जल का अवशोषण किसके कारण होता है, परासरण के कारण होता है। मूल रोमों से जल का अवशोषण होता है। दूसरा, पादपों में एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का वितरण, यानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का वितरण होता है। वो किसके कारण होता है, परासरण के कारण होता है। तीसरा, जैसे कोशिका की स्फीत अवस्था, जो स्फीत फूली हुई अवस्था है वो किसके ऊपर डिपेंड, यानी कोशिका की स्फीत अवस्था परासरण पे डिपेंड करती है। चौथा, तरुण कोशिकाओं की वृद्धि, नई जो कोशिकाएं हैं
उसकी जो वृद्धि है, वृद्धि किसके कारण होती है? पराशरण के किस पे डिपेंड करती है? पराशरण पे। अगला, पराशरण के कारण पादप हिमीकरण यानी बर्फ के रूप में जमने से हिमीकरण एवं शुष्कन से बचते हैं। ये पराशरण का महत्व है। दोबारा समझ लेते हैं। देखना, पराशरण अर्धपारगम में झिल्ली से विलायक के अणुओं का विसरण ही क्या कहलाता है? पराशरण कहलाता है। पराशरण के अंदर जल के अणु हैं, जल के अणु, विलायक क्या होता है? जल के अणु हैं, वो अपने अधिक सांद्रता क्षेत्र से जल के जो अणु हैं, दोबारा देखना भाई एक बार, जल के अणु अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। अब इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझा कि एक अपन ने कीप लिया, फिसिल कीप, उसके मुंह पे चर्म पत्र बांध दिया और इसके अंदर शर्करा का घोल भर दिया। चर्म पत्र अर्धपारगम में झिल्ली की तरह व्यवहार करता है। अब इसको पानी के अंदर रख देते हैं। कुछ समय बाद में देखते हैं कि शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, क्योंकि पानी से जल के अणु चर्म पत्र के माध्यम से शर्करा के घोल में चले जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? पराशरण कहते हैं। पराशरण कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का, अंतःपराशरण और बहिःपराशरण। अंतःपराशरण का मतलब क्या है भाई? जब कोशिका को अल्पपराशरी घोल में रखते हैं तो जल के अणु घोल से कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे कोशिका क्या हो जाती है? फूल जाती है। इसे हम अंतःपराशरण कहते हैं। फूल जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? अंतःपराशरण कहते हैं। कोशिका के संदर्भ में अल्पपराशरी की परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसा घोल जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम हो, क्या कहलाता है? हाइपोटोनिक विलयन या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। बहिःपराशरण का मतलब यानी जब कोशिका को अति पराशरी या हाइपरटोनिक विलयन में रखते हैं तो जल के अणु कोशिका से बाहर निकल जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? बहिःपराशरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहिःपराशरण कहा जाता है। जैसे इसका अपने जो प्रैक्टिकल है उसके अंदर भी अंतःपराशरण और बहिःपराशरण दोनों के हैं। अंतःपराशरण में तो अपन किशमिश में अंतःपराशरण पढ़ते हैं और बहिःपराशरण में आलू में बहिःपराशरण पढ़ा जाता है। जिसमें क्या किया जाता है? आलू के अंदर एक गुहा बना दी जाती है। ऐसे ये गुहा बनाती, ये आलू है, जैसे इसके अंदर गुहा बना दी और इसमें क्या करते हैं अपन? शर्करा का घोल भर देते हैं और इसको रख देते हैं। तो जल के अणु हैं वो इधर से ये जल के अणु हैं वो इसके माध्यम से कहाँ चले जाते हैं? शर्करा के घोल में चले जाते हैं, तो इसका स्तर बढ़ जाता है। तो ये क्या है? बहिःपराशरण। हाँ भाई, अब पराशरण का महत्व क्या है कि मूल रोमों से जल का अवशोषण पराशरण के द्वारा होता है। पादपों में एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का वितरण पराशरण के कारण होता है। पादपों की जो पादप कोशिकाओं की स्फीत अवस्था किसके ऊपर डिपेंड करती है? पराशरण के ऊपर डिपेंड करती है। तरुण कोशिकाओं की या नई कोशिकाओं की वृद्धि पराशरण के ऊपर निर्भर करती है और पराशरण के कारण पौधे हिमीकरण से और शुष्कन से बचते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हमारा दूसरा पार्ट है, वो देखें। धन्यवाद।